हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए, तो जैसे कि आप कैप्शन देख रहे हैं, टॉपिक देख रहे हैं स्क्रीन पे कि काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं और काफ़ी बच्चे कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि वो नए हैं CSET से वो आ रहे हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि सर लेक्चर्स कैसे सिलेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, तो कन्फ्यूजन इसलिए उनको हो रहा है। ठीक है, और मैं ये एक्चुअली जो चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये ऑलरेडी मैं 1-to-1 काफ़ी बच्चों को बता चुका हूँ, इसीलिए मैं वीडियो के थ्रू इन जनरल भी बता रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे आप डिसाइड करें, क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना है और क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्या चीज़ें मैटर करती हैं, क्या चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ठीक है, और ये सब मेरे पर्सनल ओपिनियंस है। ठीक है, मेरा जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में जितने सालों से मैं हूँ, ऑनलाइन में भी मैं आपको बता दूँ, मैं अप्रॉक्सीमेटली मुझे 4 साल हो गए जब से ऑनलाइन चालू हुआ है, मैं तब से इस मार्केट में हूँ। ठीक है, तो काफ़ी ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ओवर द ईयर्स कैसे ट्रेंड्स बदल रहे हैं, इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ऑनलाइन इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कैसा मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सारी जानकारी मेरे पास है और मैं आपको और अलग अलग पॉइंट्स में बताते जाऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक गाइडलाइंस बता देता हूँ कि जब भी आप डिसाइड करो, जब भी आप कोई एक टीचर सिलेक्ट करो, आपको मिनिमम क्या चीज़ें देखनी चाहिए, मिनिमम क्या क्या चीज़ों के बारे में इंक्वायरी आपको करनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन क्या क्या चीज़ों के लिए आपको चाहिए। सिर्फ 1 या 2 फैक्टर्स देख के कभी भी लेक्चर्स बाय नहीं करना है, क्योंकि सब जो भी टीचर्स हैं इंक्लूडिंग मी, जो भी मेरे प्लस पॉइंट्स हैं मैं आपको वही दिखाऊंगा, जो भी मेरे प्लस पॉइंट है मैं वही दिखाऊंगा। ऑब्वियसली कोई भी समझदार इंसान यही करेगा। तो आप समझ रहे हो, तो जो भी इंसान हाईलाइट करेगा आप समझ जाना कि उनका वो प्लस पॉइंट है और वो उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे जो उनके ड्रॉबैक्स हैं। तो क्या पॉइंट्स हैं जिनके बारे में वो साइलेंट है, जिनके बारे में वो बात ही नहीं कर रहे, वो चीज़ें आपको मार्केट से पता करनी है। पास्ट जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं, आपके जितने भी सीनियर्स हैं, मल्टीपल सोर्सेज से चीज़ों को कंफर्म करना है। ठीक है, चलिए, तो मिनिमम फीचर्स क्या होने चाहिए। सबसे पहला है सर कवरेज। देखो, टीचिंग स्टाइल तो आपको देखनी चाहिए, वो तो आप खुद ही देखोगे, मैं नहीं भी बोलूंगा तो आप टीचिंग स्टाइल तो देखोगे ही। आजकल इतना अवेयरनेस तो है ही बच्चों में कि वो टीचिंग स्टाइल देखें, वो डेमोज देखें। तो इतने बेसिक पॉइंट मैंने कवर नहीं किए, ये मैं जानता हूं कि आजकल लोग डेमो देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख के ही आजकल डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो दैट इज द बेसिक पॉइंट। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा आपको देखना है कवरेज। ठीक है, आजकल ये बहुत कम इशू है। स्टार्टिंग में वही कह रहा हूं, 2 साल पहले 3 साल पहले अगर आप देखोगे तो ये सबसे बड़ा इशू था, कवरेज ही नहीं था। मैं बता रहा हूं आपको, आधा मॉड्यूल लोग बस कवर करते थे, 60 70 80 90 100 घंटे में पूरा सिलेबस आपको पढ़ा दिया जाता था, जो कि इनफ नहीं था, जो कि इनफ नहीं था। यस, आज वही स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं, कवरेज काफ़ी टीचर्स ने बढ़ा दिया है, मैंने खुद ओवर द इयर्स मेरा भी कवरेज काफ़ी बढ़ा दिया है। ठीक है, बट यस आपको ये देखना है कवरेज। अब इसका एक लूप साइड भी है कि बहुत ज़्यादा कवरेज भी सही नहीं होता है, क्योंकि आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने, वो भी आपको देखना है, ओवरऑल बर्डन भी आपको देखना है। बहुत ज़्यादा अगर कवरेज है तो वो भी ड्रॉबैक होता है, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वो भी आपको देखना है कि ड्यूरेशन बहुत कम भी ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि आपको बहुत एफर्ट मारना पड़े पर्सनली। ठीक है, कवरेज अच्छा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, एक्सेप्टेबल लेवल होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो कवरेज आपको देखना है, जो आप नंबर ऑफ आवर्स ऑफ लेक्चर से जज कर सकते हो, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ लेक्चर से जज कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है कि लेक्चर्स जनरिक हैं या स्पेशलाइज्ड हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स या जितने भी कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें ये बहुत चल रहा है, पहले भी चलता था, आजकल भी, अभी भी चल रहा है। तो आपको ये भी चीज़ों से बच के रहना है कि काफ़ी सब्जेक्ट्स जो कॉमन है, खासकर मेरे सब्जेक्ट भी कॉमन है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन है। तो काफ़ी टीचर्स सेम रिकॉर्डिंग अलग अलग कोर्सेज में सेम रिकॉर्डिंग देते हैं। तो ये भी एक मतलब चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सबका पेपर पैटर्न अलग है। इतना तो आप, इतने भी बच्चे तो हो नहीं, आपको इतनी तो समझ है ही कि भाई CA कोर्स है तो उसका कवरेज अलग होगा, उसका पेपर पैटर्न अलग होगा, कहाँ चीज़ों पे आपको ध्यान देना है वो अलग होगा, और कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है तो अलग होगा, और CMA कोर्स है तो अलग होगा।
तो कैसे एक ही लेक्चर्स तीनों के लिए सही रहेंगे, ये भी आपको खुद ही सोचना चाहिए, ठीक है। तो जो भी लेक्चर्स हैं वो स्पेशली सीएस के लिए रिकॉर्ड किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, वो आपको ध्यान देना है। जनरल जो होते हैं ना, उनसे आपको बचना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से पर्सनल जो मेरी एक्सपीरियंस रही है, जनरलाइज्ड जो भी लेक्चर्स हैं उनसे आपको बचना चाहिए, क्योंकि सीएस का जो कवरेज है सर वो बहुत अलग है, बहुत ही यूनिक कवरेज है, और इसीलिए जो पेपर पैटर्न और सीएस के कवरेज के हिसाब से आपको पढ़ाए वो आपके लिए हमेशा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अवेयरनेस रखो, हो सकता है आपको चल जाए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि, समझ रहे हो, मतलब ये भी एक पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना चाहिए, जो आपको पूछना चाहिए, ठीक है। आपको चलता होगा, जनरलाइज लेक्चर्स भी आपको चलते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ, ठीक है। फिर है कि लेक्चर्स कब रिकॉर्ड किए गए, ठीक है। ये भी ओवर द इयर्स काफी इसमें भी इंप्रूवमेंट आया है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। जो भी आप गलत गलत बातें इस टॉपिक के बारे में सोचते हो और आपको बताई जाती हैं, वो बहुत पुराना एक्चुअली कंसेप्ट है। हो सकता है कुछ टीचर्स अभी भी ये करते होंगे, बट मैंने जो देखा है इन जनरल, जो मैंने देखा है, ये पॉइंट भी काफ़ी इम्प्रोवाइज हो गया है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि 2-2 ढाई-ढाई साल पुरानी रिकॉर्डिंग कोई देता होगा, बहुत रेयर होगा। सब लोग विद इन 1 ईयर की ही रिकॉर्डिंग आजकल देते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ये आपको बस ध्यान देना होता है, ये आपको पूछना होता है कि रिकॉर्डिंग कब की है, और उसमें भी डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कैसा है। लॉ बेस्ड सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, तो विद इन 6 मंथ 7 मंथ्स 8 मंथ्स की रिकॉर्डिंग रहा तो काम चल जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होती नहीं। और अगर कोई सब्जेक्ट है जो अमेंडमेंट ही नहीं होते, जैसे मेरे ही सब्जेक्ट है सीएमए एफएम में अमेंडमेंट्स ही नहीं होते, तो भी विद इन 1 ईयर का 1.5 ईयर का रिकॉर्डिंग चल जाता है। 1 ईयर के अंदर का रहा है तो बेटर है, और मैं भी इसीलिए 1 ईयर में उसको री रिकॉर्ड करते रहता हूँ, कवरेज बढ़ाते रहता हूँ, ठीक है। बट उससे ज़्यादा पुराना 2-2 ढाई-ढाई 3-3 साल पुराना लेक्चर आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर पैटर्न भी इवॉल्व होते रहता है, बरोबर। पेपर पैटर्न भी तो इवॉल्व होता है ना, 1-1 1.5 साल में थोड़ा सा पेपर पैटर्न भी बदलता है, टफनेस बढ़ते जाती है, तो वो सब का भी इसलिए फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो लेक्चर्स कब के रिकॉर्डेड हैं, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हो तो कब के रिकॉर्डिंग्स हैं, ये आपको जरूर पूछना चाहिए, ठीक है। चलिए, फिर है अमेंडमेंट्स आप देंगे कि नहीं। अगर अमेंडमेंट बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं तो अमेंडमेंट्स कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, वो सब आपको पूछना है, ठीक है। और एडिशंस अगर होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ सब्जेक्ट्स में अमेंडमेंट्स नहीं होते क्योंकि वो लॉ बेस्ड सब्जेक्ट्स नहीं है, उसमें एडिशंस हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट कुछ टॉपिक्स ऐड कर सकता है, तो वो आपको कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अमेंडमेंट्स और एडिशंस का भी सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आपको पूछना है, ठीक है। फिर है रिवीजन का सपोर्ट कितना मिलेगा, बरोबर। देखो, पढ़ाई अपनी जगह है, रिवीजन अपनी जगह है। काफी बच्चे मैंने देखा है इसीलिए वो फेल होते हैं कि भाई ऐसा नहीं था कि उनकी रेगुलर स्टडी में कोई प्रॉब्लम था, रेगुलर स्टडी काफी लोगों की अच्छी भी हो जाती है, बट क्योंकि वो आखिरी 2 महीने हैंडल नहीं कर पाते, खासकर बोथ ग्रुप वाले जो बच्चे होते हैं वो आखिरी के 2 महीने हैंडल नहीं कर पाते, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है कि सर हम ये सब्जेक्ट को रिवाइज कैसे करें। क्योंकि रेगुलर स्टडी तो आप कर लेते हो, कंसेप्ट्स आपको समझ में आ जाते हैं, पर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स इतने वास्ट हैं, उसमें रिवीजन कैसे करें, इसका गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन सीरीज, मैराथन्स, इनका भी सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। या रिवीजन नोट्स, ठीक है, कुछ ना कुछ रिवीजन का सपोर्ट है कि नहीं है, नोट्स रिवीजन के मिलेंगे कि नहीं, या रिवीजन वीडियोस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सब आपको पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर है डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फैसिलिटी, कि डाउट सॉल्विंग आपकी होगी नहीं होगी। अब ये आप ध्यान देना, ये थोड़ा धोखे वाला पॉइंट है, काफी लोग लिख देते हैं बट करते नहीं है। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज यही है कि आप पास्ट जो भी स्टूडेंट्स रहे होंगे उनसे आप फीडबैक ले सकते हो, ठीक है। 2, 3, 4 अलग अलग बच्चों से आप पूछो, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, या ऑनलाइन तो आजकल आप कहीं से कुछ भी फीडबैक ले सकते हो। तो डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी है, नहीं है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है, 1 to 1 है या जनरलाइज्ड है, बरोबर, कैसी है, वो आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि देखो डाउट्स आएंगे ही आएंगे, आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आपको ढेरों डाउट्स आने वाले हैं, तो ऑनलाइन में यही एक आपको ध्यान देना है कि डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी कैसे आपको दी जाएगी और एक्चुअली दी जाती है कि नहीं, ये आपको क्रॉस कंफर्म करना बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, छोटी छोटी चीजों में जब आप अटक जाओगे, खासकर जैसे मैं बता रहा हूँ मेरे सब्जेक्ट्स में होता ही है, प्रैक्टिकल में आप कहीं ना कहीं अटक जाते हो
और जब तक वो डाउट क्लियर नहीं होता ना, काफ़ी बच्चे आगे ही नहीं बढ़ पाते। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, आपके मन में वो रह जाता है और आप वहाँ अटके हुए रहते हो, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, आपका मूड खराब हो जाता है पढ़ने का। तो इसलिए डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कैसे आपको दी जाएगी ये पूछना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर है टेस्ट फैसिलिटी, ठीक है। रिटर्न पेपर्स में तो एटलीस्ट ये आपको पूछना ही पूछना है कि टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं कि नहीं, वो चेक किए जाते हैं कि नहीं किए जाते, सिर्फ सजेस्टेड आंसर दिए जाते हैं या चेक होके के भी मिलते हैं क्या, और उसमें सजेशंस वगैरह मिलते हैं क्या, ये भी आपको पूछना चाहिए एटलीस्ट फॉर लॉ सब्जेक्ट्स, ठीक है। एमसीक्यू में तो जैसे मेरे एमसीक्यू सब्जेक्ट्स हैं तो हम तो ऐप के थ्रू ले लेते हैं और डाउट्स भी ले लेते हैं, बट रिटन पेपर्स में सर चेक होके मिलते हैं कि नहीं, और डाउट्स या उसका जो फीडबैक है वो दिया जाता है कि नहीं, ये भी आपको सीनियर्स या जो भी आपके और फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने एक्चुअली टीचर के बाय किए होंगे, उनसे फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक वन ऑफ द ट्रैप है। सब लोग लिख देते हैं, करते नहीं है, और आप फिर कुछ भी नहीं कर पाते हो। इसीलिए एक्चुअल में कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है वो तो सर आपको पास्ट स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं, ठीक है। फिर है नंबर ऑफ व्यूज़ का रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये भी है, कुछ टीचर्स का ये भी पंगा होता है कि नंबर ऑफ व्यूज़ में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। ये भी पहले ही क्लैरिफाई कर लें कि भाई कितने व्यूज़ मिलेंगे, और कोशिश करें कि 4-5 टाइम्स का एटलीस्ट उसमें वॉच टाइम आपको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चों को कुछ टाइम लगता है, मतलब बार बार उनको देखना होता है, या वो रिवीजन करते हैं, उनका टाइम एक साल बाद होता है, तो वॉच टाइम का एक मतलब फैसिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स ही है तो आपको दिक्कत हो सकती है, 2 से ज़्यादा एटलीस्ट होनी चाहिए, कि 2 कट 2 है ना, तो आपको हो सकता है दिक्कत हो, पर 2 से ज़्यादा है तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ बिग इशू। 2 से टाइम से ज़्यादा आप देख सकते हो। अभी ये क्या होता है भाई, अगर मेरे लेक्चर्स 150 आवर्स के हैं, अगर मेरे टोटल वीडियोस 150 आवर्स के हैं, तो मैं आपको 2 टाइम्स का वॉच टाइम दूंगा, मतलब 300 आवर्स। तो मेरे 150 आवर्स के लेक्चर आप इन टोटालिटी 300 आवर्स तक आप टोटालिटी में देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी टीचर्स इंडिविजुअल वीडियो वाइज भी रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं, ठीक है। इसलिए अच्छे से ये सब समझ लेना कि रेस्ट्रिक्शंस ओवरऑल लेवल पे हैं या इंडिविजुअल वीडियो पे भी हैं। इंडिविजुअल वीडियो पे हैं तो भैया 4-5 टाइम्स का तो आपको फैसिलिटी लगेगा, कि काफ़ी कंसेप्ट्स आपको हो सकता है प्रॉब्लम दे और उसको बार बार आपको देखना पड़े, तो समझ रहे हो। इंडिविजुअल वीडियो का रेस्ट्रिक्शन है तो 4 to 5 टाइम्स मिनिमम होना चाहिए, और ओवरऑल अगर रेस्ट्रिक्शन है तो 2 से ज़्यादा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 टाइम्स कोई दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, 4 टाइम्स दे रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उतने की आपको कभी जरूरत पड़ती ही नहीं, ठीक है। वो मिसयूज रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर होता है रिन्यूअल चार्जेस, ये भी काफ़ी हिडन चार्जेस होते हैं, ठीक है। कि अगर आप पास नहीं हो पाए, अगर आप रिपीटर हो, आपको ज़्यादा अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, तो काफ़ी लोग रिन्यूअल चार्जेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, आधी फीस या उससे भी ज़्यादा रिन्यूअल चार्जेस ले लेते हैं। तो पहले ही पूछ लें कि वैलिडिटी कितनी है, पहले ही पूछ लें वैलिडिटी कितनी है, और वैलिडिटी के और आगे अगर हमको एक्सटेंड करना होगा तो सर आपके रिन्यूअल चार्जेस क्या होंगे, क्लियरली पहले ही पूछ लेना, नहीं तो बाद में आप सरप्राइज हो जाओगे। लोग आधी फी एज अ रिन्यूअल चार्ज बोल देते हैं, या काफ़ी लोग तो बोल देते हैं आपको फिर से बाय करना पड़ेगा। तो ये सब अच्छे से सतर्कता से आपको पूछना है, ठीक है। फिर आता है बैलेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, ठीक है। मतलब वन साइडेड लूप साइडेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ थेरोटिकल वे में पढ़ाया जा रहा है वो भी सही नहीं है, सिर्फ बुकिश और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है वो भी सही नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल पढ़ाया जा रहा है वो भी सही नहीं है। जिसका जो अच्छा होता है देखो वो आपको वही दिखाएगा, जिसका प्रैक्टिकल अच्छा है। कोई टीचर अगर प्रैक्टिसिंग है तो वो आपको प्रैक्टिकल दिखा के इंप्रेस करने की कोशिश करेगा, सेक्शन नंबर्स, फॉर्म नंबर्स, एनसीएलटी, आपको मतलब समझ रहे हो, ऐसी चीजें आपको बताएगा जो आपको नहीं पता है, तो आपको लगेगा अच्छा बहुत बड़ा टीचर है, इंप्रेस कर जाएगा, पर सर उससे आप एग्जाम पास नहीं होंगे, समझ रहे हो, उससे आप एग्जाम पास नहीं होंगे। सेबी की वेबसाइट, एमसीए की वेबसाइट, ये सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर, इन सब से आप पास नहीं होने वाले। आइडिया के लिए पता करना अच्छी बात है, आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए अगर वो बताया जा रहा है बहुत अच्छी बात है, आपको मोटिवेट करने के लिए किया जा रहा है बहुत अच्छी बात है, पर इन सब से आप एग्जाम पास नहीं हो सकते। इसीलिए फुल ऑन प्रैक्टिकल वाले टीचर से भी आप दूर रहें, क्योंकि वो दिन भर वही करते रहते हैं, उनको वो सब रटा हुआ रहता है, तो वही चीज़ें बताते रहेंगे। पर एग्जाम में क्या आएगा, आपका सिलेबस क्या है, आपका कवरेज क्या है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस क्या है, बरोबर, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक प्रॉपर
बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए कि भाई जो कंसेप्चुअल चीज़ें भी पढ़ाई जाए, बुक्स में क्या है, मॉड्यूल में क्या है, वो भी पढ़ाया जाए, और साथ साथ में जहाँ जहाँ कोई चीज़ प्रैक्टिकल है तो वो दिखाई जाए, बताई जाए, एक आइडिया, एक इमेजिनेशन, एक दुनिया आपके लिए क्रिएट की जाए, बहुत अच्छा है, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का टच बहुत ज़रूरी है, बिलीव मी बहुत ज़रूरी है, आपका इंटरेस्ट बनता है, आपको एक विजुअलाइजेशन आता है, नहीं तो सिर्फ थेरी में भी आप बोर हो जाओगे। तो एक प्रॉपर बैलेंस होना ज़रूरी है, प्योर थ्योरी भी सही नहीं है, प्योर प्रैक्टिकल भी सही नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। फिर होता है फन एलिमेंट, ठीक है, आजकल ये तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये आप खैर डेमो से भी जज कर सकते हो, पर टीचिंग स्टाइल का ही पार्ट है एक्चुअली, फन एलिमेंट कोई अलग से तो नहीं होता, टीचिंग स्टाइल का ही पार्ट है। आप देखें कि आपको टीचिंग स्टाइल पसंद है कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग बहुत सीरियस होते हैं और कुछ लोग फिर सिर्फ टाइम पास ही करते रहते हैं, ऐसे भी टीचर्स हैं, ठीक है। सिर्फ पूरी मस्ती भी नहीं चलेगी, पूरा समझ रहे हो, पूरा मतलब कट टू कट बस पढ़ाई जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और हर बच्चे का टेस्ट अलग होता है, इसमें हर बच्चे का टेस्ट अलग होता है, सबको नाचना गाना कॉमेडी पूरा टाइम पसंद नहीं होता, कुछ लोग रिपीटर्स होते हैं, उनके इतने अटेम्प्ट लगे होते हैं और वो इतने मैच्योर हो जाते हैं जल्दी कि उनको ये सब का मतलब बर्दाश्त भी नहीं होता, ऐसे भी लोग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं नहीं भाई हमको तो कॉमेडी लगेगी, हर 10 मिनट में 15 मिनट में हमको एक डोज लगता है तभी हम बैठ पाएंगे, नहीं तो बैठ ही नहीं पाएंगे, ऐसे भी लोग होते हैं। तो आप क्या टाइप के स्टूडेंट हो, आप क्या टाइप के लर्नर हो, आपको ये देखना है, और आपको वो सूट होता है कि नहीं वो आपको देखना है ख्याल में। तो प्योरली कस्टमाइज वे में आपको सूट हो रहा है क्या वो आपको देखना है। अगर आप सीरियस हो तो आपको सीरियस टीचर पसंद आएगा, अगर आप खुद मजाक मस्ती वाले हो तो आपको मजाक मस्ती वाला पसंद आएगा, जो भी है आपको पसंद आना चाहिए बस, ठीक है, वो आप देख लेना। तो फन एलिमेंट कितना है टीचर में, आपको कितना चाहिए वो आप बस मैच कर लेना, ठीक है। फिर होता है सपोर्ट कितना देंगे, क्योंकि काफी लोग मैंने बताया ना, जो लोग जनरल कोर्स देते हैं, सीए भी पढ़ा रहे हैं, सीएस भी पढ़ा रहे हैं, सीएम भी पढ़ा रहे हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, वो आपको सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। और वो टीचर कितने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है वो भी आप देखो, क्या क्या लेवल पे कितने कितने सब्जेक्ट पढ़ा रहा है ये भी आप देखो, क्योंकि उससे आप जज कर सकते हो कि कितना सपोर्ट वो प्रोवाइड कर पाएंगे। उनका यूट्यूब चैनल है कि नहीं, या 1-to-1 वो गाइड करते हैं क्या, जो भी तरह से सपोर्ट मिलता होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपको पता होना चाहिए, और बस ये आपको देखना है, ठीक है। सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्जाम्स तक, आपको बहुत सारे डाउट्स, आपको बहुत सारा गाइडेंस टाइम टू टाइम लगता है, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बोथ ग्रुप वाले तो पागल हो जाते हैं, बार बार उनको डर लगता है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर सपोर्ट देता है, मोटिवेट करता है, गाइडेंस करता है, पास्ट एग्जाम्पल देता है, तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। हर चीज़ का एक सपोर्ट है, ठीक है, हर चीज़ का मतलब एक वैल्यू होता है। तो ये सारे मेरे हिसाब से 12 पॉइंट्स हैं जो मिनिमम है, आपको जो देखने ही देखने हैं, और भी पॉइंट्स होंगे, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ इतने ही हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मिनिमम पॉइंट्स हैं जो आपको 1-to-1 लेक्चर्स बाय करने के पहले पता होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर ऑफ, और उसको कंसिडर करके आप ले लो तो आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। अब कुछ बातें मैं वो भी बता रहा हूँ कि कौन से चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है, कैसे लेक्चर्स बाय करने का डिसीजन नहीं लेना है, जो कि आधे लोग आज ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान देना। तो मेरे हिसाब से सर इन चीज़ों के हिसाब से आपको सोलली, मैंने इसलिए बहुत अच्छे से वर्डिंग्स यूज़ की है, सोलली सिर्फ एक ही पॉइंट कंसिडर करके लेक्चर्स नहीं लेने, सिर्फ प्राइस देखा खुश हो गए ले लिया, पूछा ही नहीं बाकी सारा, ऊपर के 12 पॉइंट जो मैंने बताए पूछे ही नहीं, बस प्राइस देख के फिसल गए पिघल गए, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ प्राइस या कॉम्बो ऑफर के बेसिस पे, प्राइसिंग के बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेने, आप बहुत बहुत बुरी तरह से पछताओगे, आपका करियर स्पॉइल हो सकता है, बिलीव मी, काफ़ी लोगों का हुआ है, इतने सारे पास मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आपको बता सकते हैं, मैं किसी का देखो नाम नहीं ले सकता, बट मैं बता रहा हूँ, एटलीस्ट ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी लोगों का ये प्राइसिंग के चक्कर में पड़ के अटेम्प्ट्स बर्बाद हुए हैं, और वो फिसलते फिसलते, जैसे होता है ना, पहली सीढ़ी अगर आप उतरने वाली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी आप फिसल गए तो क्या होगा, फिर आपको बार बार फिसलना नहीं पड़ता, आप बार बार फिसलते हुए नीचे तक जाते हो। वैसा ही है, पहला अटेम्प्ट अगर आपका बिगड़ गया फिर आपका मोटिवेशन लो हो जाता है, सब लोग आप पे शक करने लग जाते हैं, फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिल पाता, और आप गिरते जाते हो, आपके अटेम्प्ट वेस्ट होते जाते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान देना है, ठीक है। सिर्फ प्राइस, सिर्फ कॉम्बो ऑफर प्राइसिंग के बेसिस पे आपको नहीं लेना है, हर टीचर को इंडिविजुअली इवैल्यूएट करना है, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट 100 मार्क का ही भूलना नहीं है आपको। कोई कितना भी कुछ भी कह दे कि सीएस है, कंपनी लॉ और सेबी है, बस ये है,
ऐसा नहीं होता भाई। आपको सीएस बनना है तो हर सब्जेक्ट पास करना है और हर सब्जेक्ट 100 मार्क का है। तो मार्क्स वाइज, इंपॉर्टेंस वाइज सारे सब्जेक्ट इक्वल हैं। यस, आपको कुछ पसंद आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, वो अलग बात है, पर आपको पास सारे के सारे करने आए ख्याल में। तो मार्क्स वाइज सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे आपको पास करने होते हैं। इसीलिए हर टीचर कॉम्बो के अंदर भी कॉम्बो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छा कॉम्बो मिलता है, कॉम्बो के अंदर सारे टीचर्स आपको पता हैं, आप उनके डेमो देख चुके हो, ऊपर के 12 पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो सारे आपने इवैल्यूएट कर लिए और सारे आपको पसंद आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो बेस्ट है आपके लिए, आप ले सकते हो। बट आप एक या दो टीचर्स को इवैल्यूएट कर रहे हो और आप खुश हो रहे हो और आपने एक दो और टीचर्स को इवैल्यूएट ही नहीं किया, ये गड़बड़ मत करना। ये गड़बड़ काफी लोग कर रहे हैं, ठीक है। हर टीचर को इंडिविजुअली आपको ये सवाल पूछना है कि अगर ये कॉम्बो ऑफर ना होता, आपको क्या सवाल पूछना है, अगर ये कॉम्बो ऑफर नहीं होता तो क्या मैं इंडिविजुअली इन सारे टीचर्स के वो सब्जेक्ट्स लेता? अगर आप लेते तो आप कॉम्बो ऑफर ले लो, तब आपको एक्चुअल में प्राइस बेनिफिट होगा। पर अगर ये कॉम्बो ऑफर नहीं होता और अगर आप उस टीचर का इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं लेते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कॉम्बो ऑफर आप अट्रैक्ट हो गए हो, तो वो कॉम्बो ऑफर आपके लिए नहीं है, आपके लिए फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा, ठीक है। फिर है ये भी एक दो पॉइंट्स हैं कि कुछ एकेडमीज हैं सिर्फ रिजल्ट के बेसिस पे इन्फ्लुएंस करती हैं, वो भी सही नहीं है, ठीक है। हर बच्चा अलग होता है, ठीक है, और एकेडमी में रैंक आ रहे हैं तो एकेडमी में फेल भी हो रहे हैं, एकेडमी में पास हो रहे हैं, रैंक आ रहे हैं, फेल भी हो रहे हैं, हर टाइप के बच्चे होते हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, एकेडमी का भी रोल होता है, बट सिर्फ एकेडमी का रोल नहीं होता। मेरे वजह से रैंक आ गई किसी बच्चे की, मैं ऐसा कभी आपको मिलूंगा नहीं कहते हुए, क्योंकि बच्चे का खुद का भी एफर्ट होता है, बच्चे का बेस होता है, बच्चे के एफर्ट्स होते हैं, बच्चे का डेडिकेशन होता है। आ रहा है कुछ समझ में? अगर मैं इतना ही अच्छा होता तो मेरे सारे बच्चे पास हो जाते, सारे बच्चे 60+ ले लेते, सारे बच्चे रैंक आ जाते। ऐसा होता नहीं, सबका मिक्स बैग है, कोई भी टीचर उठा लो, सबका मिक्स बैग है, ठीक है। तो 50-50 होता है, 50% एफर्ट स्टूडेंट का होता है, 50% एफर्ट टीचर का, अपना स्टूडेंट का होता है, ठीक है। तो सिर्फ एकेडमी के रिजल्ट के बेस पे जा रहे हो, वो भी सही नहीं है। सिर्फ इंडिविजुअल टीचर के रिजल्ट के बेसिस पे जा रहे हो कि हाँ ये रैंकर है या हाँ ये सीए है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं खुद बता रहा हूं, मैं खुद सीए हूं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए मैं बेटर हूं, ऐसा मैं कह सकता हूं, या हमको ज्यादा डिटेल में था ऐसा कह सकता हूं, या जो भी आपको पता ही होगा इसके बारे में, या मैं रैंकर हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, फ्रैंकली बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। आपकी टीचिंग स्किल कैसी है, टीचर कैसे पढ़ा रहा है, कैसे आप तक पहुंचा रहा है, आपको कंसेप्ट आपके अंदर कैसे डाल रहा है, क्या एग्जाम्पल्स दे रहा है, वो सब मायने रखता है। टीचिंग इज अ स्किल, ठीक है। इससे इसका उसके रिजल्ट, उसके बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कितना क्वालिफाइड है इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं क्वालिफाइड हूं तो मैं तो बताऊंगा ही ना, वो हमारा काम है, समझ रहे हो। पर अगर कोई क्वालिफाइड नहीं है, सीएस नहीं है, सीए नहीं है, लेकिन वो अच्छा पढ़ाता है, वो अच्छा पढ़ाता है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वो बहुत आसानी से आपको समझा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है, ठीक है, कोई भी दिक्कत उसमें होती नहीं है, ठीक है। तो इंडिविजुअल टीचर्स का भी एकेडमिक रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा इंप्रेस होके और एक ही बेसिस पे आप पूरा डिसीजन ले रहे हो, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो सब में मैंने ध्यान देना है, सोलली लिखा है, सोलली ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप डिसाइड मत करो, ये वन ऑफ द फैक्टर होना चाहिए, ये वन ऑफ द फैक्टर होना चाहिए, ओनली फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये सब था जो मुझे आपको बताना था, ठीक है। आई होप आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस मिली होगी, ये अवेयरनेस वीडियो है और आपको कुछ ना कुछ सतर्कता वाले पॉइंट्स मिले होंगे, आप सतर्क रहेंगे और आप और अच्छे से इन्फॉर्म होके आप डिसीजन लोगे, ठीक है। आई होप सो। अब कुछ एक और मैं पॉइंट बता देता हूं, एक्चुअली मतलब जो जो चीज़ें मैं 10-15 बच्चों को अलग अलग बता रहा हूं, मैं चाहता हूं एक ही वीडियो में बता दूं ताकि यही वीडियो उनको मैं भेज दूं, ठीक है। तो कुछ बच्चे मेरे प्राइसिंग के लेके भी काफ़ी परेशान हैं कि सर आपकी प्राइसिंग ज़्यादा है, ऐसा कुछ बच्चों का कहना है कि आपके लेक्चर्स थोड़े कॉस्टली हैं। तो उनको मैं वही जस्टिफिकेशन दे देता हूं कि जैसे आपको पता ही है कि टीचिंग क्या है सर, टीचिंग एक सर्विस है, टीचिंग एक सर्विस है, ठीक है। इट्स नॉट अ गुड्स, वो गुड्स नहीं है। तो आपको ये समझना है, अगर मैं उसकी ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं उसको गुड्स ट्रीट कर रहा हूं, तो मैं तो टर्नओवर पे ध्यान दूंगा, बस बेचो 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 ऐसा करना है। तो कुछ लोगों का ट्रेडिंग बिजनेस हो गया, तो वो टर्नओवर बेसिस पे काम करते हैं, और टर्नओवर आपको पता ही है, लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई आपने पढ़ा हुआ है, डिमांड कैसे बढ़ेगी, प्राइस कम करके। तो अगर आप बहुत ही लो प्राइस वाले लेक्चर्स आप ले रहे हो तो आप समझ जाओ कि वो ट्रेडर्स हैं,
वो सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा सर्विस आपको नहीं देंगे। वो हज़ारों में पेन ड्राइव बेचते हैं और हज़ारों जिसके स्टूडेंट्स हैं वो बेटा उस लेवल की सर्विस आपको नहीं दे पाएंगे अनलेस वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। ऐसा होता है, हज़ारों स्टूडेंट होने के बाद भी कुछ टीचर सर्विस दे पाते हैं, ऐसे भी एक्सेप्शंस हैं मार्केट में। वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट में डील करते हैं या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में डील करते हैं। अगर कोई टीचर 4 5 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, सीए भी पढ़ा रहा है, सीएस भी पढ़ा रहा है, तब गड़बड़ होती है, तब वो मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी हो जाती है। आप रिकॉर्ड कर रहे हो और बेच रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा पास हो रहा है नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंट है नहीं है, वैल्यूएडिशन हुआ नहीं हुआ, आपको कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये भी मार्केट में चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं सर, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं ट्रेडर हूं ही नहीं। जिस दिन मेरा प्राइस कम हो गया आप खुद समझ जाना कि सर अभी ट्रेडिंग कैटेगरी में आ गए। पर मैं वैसा नहीं हूं, मैं प्राइस हाई ही रखूंगा सर, और ज्यादा फ्यूचर में मैं बढ़ा सकता हूं क्योंकि मैं फीचर्स बढ़ाते जाता हूं, फीचर्स बढ़ाते जा रहा हूं। मैं ऐसे ऐसे फीचर्स दे रहा हूं सर, आपने सुना भी नहीं होगा, आपने सुना भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे फीचर्स मैं ला चुका हूं और धीरे धीरे मैं लाने वाला हूं। ठीक है, तो फीचर्स अगर मैं आपको गिनाऊं, बेसिक फीचर्स सारे हैं। कंसेप्चुअल टीचिंग, वे ऑफ टीचिंग आप देख सकते हो, आपको अगर अच्छी लगती है तो आपको जम जाएगा। कवरेज बहुत ज़्यादा वाइड है, 150 आवर्स प्लस मेरा कवरेज है। एमसीक्यूज 1500 एमसीक्यूज प्लस मैंने कवर किए हुए हैं, सारे के सारे क्लास में पढ़ाए हुए हैं। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। कलर चार्ट बुक भी मैं देता हूँ रिविजन के लिए, बहुत कम टीचर्स देते हैं कलर चार्ट बुक, मैं देता हूँ मेरे सब्जेक्ट्स के लिए। फिर मैं यूट्यूब पे रिविजन सपोर्ट भी देता हूँ, बहुत सारे गाइडेंस वीडियोस देता हूँ, इंस्टीट्यूट के सारे अपडेट्स आपको देता हूँ, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी देता हूँ, 1-on-1 व्हाट्सएप पे क्विक डाउट सॉल्विंग में देता हूँ, एक्चुअली देता हूँ सर मैं। आप मेरे बच्चों से पूछ सकते हो, और जो मेरे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ चुके हैं, भैया आपकी जिम्मेदारी है फीडबैक देने के लिए। कमेंट बॉक्स में फीडबैक दो कि क्या मैं डाउट सॉल्विंग करता हूँ, क्या मेरा कवरेज अच्छा है, जो भी पैरामीटर्स मैंने बताए हैं फीडबैक दीजिए। ठीक है, और किसी की बुराई नहीं करनी है, ठीक है, मेरी या किसी और टीचर के बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखना है, बस वैलिडेशन देना है कि हाँ सर डाउट सॉल्व करते हैं, हाँ सर का कवरेज अच्छा है, या जो भी आपको मेरा फीडबैक होगा या जो भी फीडबैक मेरा देना होगा, अगर आप मेरे एक्चुअली लेक्चर बायर हो तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब है। तो वैल्यू फॉर मनी है सर, समझ रहे हो, महंगा सस्ता नहीं होता। काफी बच्चे सब्जी खरीद रहे हैं, वैसा मुझे बताते हैं सर वहां तो इतने सस्ते में मिल रहा है, वहां सर इतने में मिल रहा है, वहां उतने में मिल रहा है, तो ले लो ना, ले लो। मुझसे क्या परमिशन लेने आए हो? ले लो, लेके फिर बता दो मैंने ले लिया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कभी पछतावा नहीं होगा, मेरे को कभी बुरा नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूं आपको। बस कहीं और कुछ मिल रहा है तो मैं अपनी प्राइस कम करूं, मैं ऐसा टीचर हूं नहीं और मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप समझ लो। और अंडर प्राइसिंग या ओवर प्राइसिंग, कोई चीज महंगी सस्ती ये आप कैसे जज करोगे? दूसरों से कंपेयर करके नहीं होता है। वो प्रोडक्ट आपको क्या वैल्यू दे रहा है, वो सर्विस आपको क्या वैल्यू दे रही है, आपको कितना फायदा दे रही है, उससे जज होता है। समझ रहे हो? नहीं, सबसे बड़ी बेवकूफी स्टूडेंट ही कर रहे। दूसरे टीचर से कंपेयर करके सस्ता महंगा नहीं होता है बेटा, उसमें आपको क्या मिल रहा है। अगर आप कोई महंगा प्रोडक्ट ले रहे हो और उसकी आपको सर्विस मिल रही है, वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? फिर वो महंगा कैसे हुआ? और सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स में आपको पता ही होगा। तो आप गलती क्या कर रहे हो? आपको लग रहा है कि अगर कोई बंदा कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो सारे टीचर्स के प्रोडक्ट्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है। बस यहीं आप गलती कर जा रहे हो। प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है, सर्विस लेवल्स सेम नहीं है, वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंशिएटेड सर्विसेज हैं। सबका पढ़ने का तरीका अलग है, सबका कवरेज अलग है, सबके वॉच टाइम्स अलग हैं, सबके डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी अलग है, सबके टेस्ट अलग हैं, सबका एक्सपीरियंस अलग है, सबका सपोर्ट लेवल अलग है। तो प्राइस कैसे कंपेरेबल हुई? मुझे आज तक नहीं समझा, मुझे आज तक नहीं समझा कि मेरे प्राइसेस को बाकी टीचर से कंपेयर क्यों किया जा रहा है। मेरा एक्सपीरियंस अलग है, मेरा वे ऑफ टीचिंग अलग है, मैं चार्ट बुक दे रहा हूं, मैं वैलिडिटी दे रहा हूं, मैं सब दे रहा हूं। वो दे रहे हैं क्या? अगर दे रहे हैं तो कंपेयर करो, नहीं दे रहे हैं तो कंपेयर क्यों कर रहे हो? क्लियर है? तो ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है, आपको वो प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है उसको प्राइस से कंपेयर करना है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुका हूं इसलिए बता रहा हूं। आपको क्या मिल रहा है, वैल्यू को प्राइस से कंपेयर करो, और फिर अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है आपको पता चलेगा। क्लियर है? तो समझदारी से आप ये डिसीजन ले ले। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप
कुछ ना कुछ आपको अच्छा फीडबैक इसमें मिला होगा, आपको कुछ ना कुछ फैक्टर्स पता चले होंगे जो आप अभी आगे चल के यूज़ करोगे। ठीक है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जो बच्चे पछता चुके हैं, जो बच्चे गलती कर चुके हैं, उनको पता होगा कि कितनी सीरियस चीज़ें हैं ये, कैसे उनका करियर स्पॉइल हो सकता है। ये आपको ओल्ड सिलेबस या जो भी बच्चे हैं 2-3 साल जिनको हो गए हैं, 3-4 अटेम्प्ट हो गए हैं, उनको डेफिनेटली ये चीज़ पता होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया। ऑल द वेरी बेस्ट।